नमस्कार, मैं चंचल नगाए स्वागत करती हूँ ओम एजुकेशन सेंटर में, जहाँ आप मेरे साथ कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी की पुस्तक सृजना का अध्ययन कर रहे हैं। तो शुरू करें हम नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक करिए और प्लीज़ अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। यदि आपने पिछले वीडियो इस बुक के नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 12वीं के भी पिछले वीडियो देख सकते हैं, 10वीं के भी वीडियो देख सकते हैं और हिंदी व्याकरण के भी समस्त टॉपिक देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक दबाइए और आपको समस्त वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। इससे पहले हम भूषण की रचना, जो वीर रस के कवित्व आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं, उन्हें हम पढ़ चुके थे। तो यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं अन्य रचनाओं के और इस रचना के या अन्य प्रश्नोत्तरों के, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख लें। शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, भनत शब्द का अर्थ क्या है? तो भनत शब्द का अर्थ है कहना। भूषण भनत यानी कि भूषण कहते हैं। कवि किसकी भुजाओं पर धरती का भार मानता है? तो कवि कहता है कि कछुआ, शेषनाग आदि तो कहने के लिए हैं, सिर्फ धरती का भार तो शिवाजी की भुजाओं पर है। शिवाजी को धरती का भार उठाने वाला शिवाजी की भुजाओं को मानता है। नेक्स्ट है, भूषण के संकलित छंदों में कौन सा रस और कौन सा गुण है? तो ओज गुण है। गुण 3 होते हैं, ओज, माधुर्य और एक तो होता है ओज गुण, दूसरा माधुर्य और तीसरा प्रसाद गुण। तो वीर रस की सभी रचनाएं ओज गुण में आती हैं। भूषण की रचना ये वीर रस की है, तो इसमें ओज गुण है। वीर रस जहाँ भी आएगा वहाँ ओज गुण होगा। तो भूषण के संकलित छंदों में वीर रस है और ओज गुण है। कवि भूषण की 2 रचनाओं के नाम तो आपको रटे होने चाहिए। मैंने पहले वीडियो में भी बताए थे, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। नेक्स्ट है लघुत्तरात्मक प्रश्न, भूषण ने अंधेरे पर किसका अधिकार बताया है? तो अंधेरे पर भूषण ने सूर्य के प्रकाश का अधिकार बताया है। चौथे छंद के अंश में कवि ने कहा कि तेजतम अंश पर मतलब तमस यानी कि अंधकार के अंश पर किसका अधिकार है? तेज का, प्रकाश का। और 5वें छंद में भी भूषण कहते हैं कि अखंड नवखंड महिमंड में तम पर दावा रवि किरण समाज को। अर्थात रवि किरण के समाज यानी कि सूर्य के उदय होते ही संपूर्ण पृथ्वी का अंधकार समाप्त हो जाता है। इस प्रकार भूषण ने अंधेरे पर किसका, उजाले का अधिकार बताया है। नेक्स्ट है, सहस्त्रबाहु पर किसने विजय प्राप्त की थी? तो पुराणों में वर्णन आता है कि परशुराम भगवान परशुराम थे, महर्षि जमदाग्नि के पुत्र। महर्षि जमदाग्नि के पुत्र थे भगवान परशुराम। उनके पिता महर्षि जमदाग्नि बड़े तपस्वी और अतिथियों का सम्मान करता थे। एक बार प्रतापी राजा सहस्त्रबाहु उनके आश्रम में आए। उनके साथ उनकी सेना भी थी। ऋषि जमदाग्नि के पास एक दैवी गाय थी, जिसके प्रभाव से ऋषि ने राजा का यथायोग्य आदर किया।
ऐसा कहा जाता है कि मुख से निकलते ही हर चीज वो गाय प्रकट कर देती थी। आपके मुख से निकला नहीं और वो उस गाय ने हाजिर नहीं किया। मैजिक गाय, आपकी भाषा में बोले तो मैजिक काओ। ऋषि जमदग्नि के पास एक दैवीय गाय थी। उसके प्रभाव से ऋषि ने उस सहस्त्रबाहु राजा का यथायोग्य स्वागत किया, जैसा उनका स्वागत करना चाहिए था ऐसा किया। राजा गाय के प्रभाव को देखकर लालच में आ गया। ऋषि ने तो इसलिए खातिरदारी की, इसलिए स्वागत सत्कार किया कि ये राजा है, लेकिन राजा पर उस स्वागत सत्कार का उल्टा प्रभाव पड़ा। बोला ये गाय तो मुझे दे दो, ऐसी मैजिक गाय मुझे भी चाहिए जिससे जो भी चीज़ मांगो वही हाजिर कर दे। राजा गाय के प्रभाव को देखकर ललचा गया। उसने ऋषि से वह गाय मांगी और ऋषि ने मना करने पर वह बलपूर्वक गाय ले गया। इससे क्रोधित होकर परशुराम जी ने उसका युद्ध में संहार कर दिया। वितुंड माने हाथी। वितुंड का आशय क्या होता है? हाथी। तो वितुंड का अधिकार होता है किस पर? वितुंड पर किसका अधिकार होता है? हाथी लंबी सूंड वाला यानी कि विशालकाय और बलशाली होता है, लेकिन उस पर भी मृगराज सिंह का अधिकार होता है, अर्थात सिंह हाथियों पर आक्रमण कर उन्हें मार देता है। नेक्स्ट है, पठित अंश के आधार पर सिद्ध कीजिए कि भूषण वीर रस के कवि थे। आपने जो अंश पढ़ा है उनकी रचनाओं का, शिवराज भूषण रचना है उनकी, उसमें सभी रसों का वर्णन किया है वैसे तो उन्होंने, लेकिन आपने जो अंश पढ़ा है वह तो वीर रस से ही लवारेज है। तो आप सिद्ध करिए। कैसे सिद्ध करेंगे कि हिंदी साहित्य में रीतिकाल अपने आप में श्रृंगार काल भी कहते हैं, जिसे श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण सारी रचनाएं, अधिकांश रचनाएं श्रृंगार रस में जब लिखी जा रही थी तो प्राकट्य हुआ भूषण, वीर रस के महान कवि भूषण का। उन्होंने, आपने पहले भी पढ़ा था, इस चैप्टर के शुरू वाली लाइन याद कीजिए कि वीर रस, श्रृंगार रस की अजस्र धारा में अपने वीर रस की सरिता प्रवाहित करने वाले, ऐसा कुछ था भूषण के लिए विशेषण। तो हिंदी साहित्य के रीतिकाल में महाकवि भूषण वीर रस की कविता रचने वाले अद्वितीय कवि थे। वैसे शिवराज भूषण में भूषण ने सभी रसों का वर्णन किया है, लेकिन भूषण का मन वीर रस के वर्णन में विशेष रूप से रमा। उन्होंने शिवाजी और छत्रसाल की वीरता और रणकौशल का अत्यंत ओजस्वीपूर्ण वर्णन किया है। वे इन दोनों के आश्रय में रहे और इनकी वीरता के प्रशंसक भी रहे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आन राव राजा एक मन में न लाऊं अब, साहू को सराहो के सराहो छत्रसाल को। यानी कि अर्थ क्या है कि मैं अन्य किसी राजा को अब अपने मन में कभी नहीं ला सकता। या तो मैंने साहू को सराहो के सराहो छत्रसाल को, या तो साहू कौन? शिवाजी, महाराज शिवाजी को सराहा है, उनकी वीरता का वर्णन किया है, या फिर छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। मैं अब अन्य राव या राजा कोई भी अपने मन में नहीं ला सकता। रीतिकाल के कवि राजाओं की झूठी प्रशंसा किया करते थे, झूठा वर्णन किया करते थे, लेकिन भूषण उन कवियों से भिन्न थे। उन्होंने हिंदू राष्ट्रीयता के रक्षक, अन्याय को न सहने वाले और मुगल बादशाहों के अत्याचारों का सामना करने वाले महाराज शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का ओजस्वीपूर्ण वर्णन किया है, ओजस्वितापूर्ण वर्णन किया है। भूषण ने शिवाजी की वीरता को लेकर लिखा भी है, जैसा आपकी
पाठ्य पुस्तक में दे रखा है। इस कवित्व अंश को आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं कि साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धर सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। तेज तम अंश पर कान जे में कंश पर त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। अतः संकलित छंदों से स्वतः सिद्ध हो जाता है कि भूषण वीर रस के एक प्रमुख कवि हैं। और नेक्स्ट व्याख्यात्मक प्रश्न है कि तेरे ही भुजान वो और इंद्रजिमी जंब पर, ये दो कवित्वों का आपको वो देना है, व्याख्यात्मक वर्णन, व्याख्या करनी है। तो व्याख्या मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में करवा दी है संदर्भ प्रसंग सहित। यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज़ इससे पहले वाला वीडियो देखिए, जिससे आपको व्याख्या समझ में आ जाएगी। ठीक। नेक्स्ट 6वां अध्याय उषा कविता है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। छोटा सा चैप्टर है, इसलिए इसे हम आज ही स्टार्ट कर देते हैं। कुछ थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो शुरू करते हैं। उषा कविता, इनका शमशेर बहादुर जी का जन्म दे रखा है। देहरादून में इनका जन्म हुआ सन 1911 में। कब हुआ? सन 1911 में। और मृत्यु इनकी कब हुई? मृत्यु हुई 1993 में। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इनको गुजरे, अभी 1993 में मृत्यु हुई। तो देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह को मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में माँ का चिर वियोग सहना पड़ा। अर्थात ये 8-9 वर्ष के थे तब इनकी माता का देहांत हो गया। 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, मगर मात्र 6 वर्ष साथ निभाकर पत्नी भी टीबी के कारण, ट्यूबरकुलोसिस के कारण चल बसी। कुछ ऐसा ही जीवन परिचय कवि निराला का भी है। निराला भी इसी प्रकार अपनी माँ से चिर वियोग सहना पड़ा और फिर उनकी पत्नी भी जाती रहीं, इसी प्रकार इनका है। और शायद नहीं, निराला तो ठीक है। देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह को मात्र 8-9 वर्ष में माँ का वियोग सहना पड़ा और 18 वर्ष की उम्र में विवाह के पश्चात 6 वर्ष पश्चात, यानी कि लगभग 24 वर्ष की आयु में इनकी पत्नी भी चल बसी। जीवन के अभावों ने उनके कवित्व को दुर्बल नहीं बनाया, बल्कि धारदार बना दिया। बिंब धर्मी कवि, ये कवि की विशेषता है। ये प्रयोगवादी कवि हैं, बिंब धर्मी कवि के रूप में विख्यात। शमशेर बहादुर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोग धर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम मिलता है। यदि आप इनका जीवन परिचय कभी उत्तर पुस्तिका में लिखें तो ये लाइन आप अवश्य लिखें, इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। जो कि तो आप ये लाइन तो लिखें ही लिखें। बिंब धर्मी कवि के रूप में विख्यात शमशेर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोग धर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम मिलता है। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन को भाते हैं। उनकी मतलब जैसे मुख चंद्र जैसा मुख, ऐसी और उपमाएं तो बहुत कवियों ने दी हैं, लेकिन इनकी उपमाएं अनूठी होती हैं, सबसे अलग होती हैं, इसीलिए इनकी उपमाओं की तुलना नहीं की जा सकती। ये अन्य कवियों से अलग नए प्रयोग करते हैं साहित्य में, इसलिए इनको प्रयोग धर्मी कहा गया। उनकी प्रमुख रचनाएं, कुछ कविताएं,
कुछ और कविताएं। चुका भी हूँ मैं इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने उर्दू और हिंदी कोश का संपादन भी किया। प्रस्तुत कविता, अब देखिए प्रस्तुत कविता में क्या दे रखा है। प्रस्तुत कविता उषा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया था। रूपाव पत्रिका का संपादन भी किया। नई कहानी, कम्यून, माया, नया पथ आदि पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया। और यूजीसी की रचनाओं के अंतर्गत उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया था। प्रस्तुत कविता में क्या दे रखा है। उषा में भोर के समय यानी कि सूर्योदय के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा वर्णन है। सवेरे के समय, सुबह के समय प्रकृति का अनूठा वर्णन, शब्द चित्र खींचा है, मतलब शब्द के माध्यम से चित्र खींचने का प्रयास किया है। आप शब्द पढ़ेंगे, आपके दिमाग में वो चीज़ चित्र के समान स्पष्ट होगी, उससे कहते हैं शब्द चित्र। सूर्योदय के दृश्य को मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर और जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। भाषा, बिंब और लय तीनों का मणिकांचन। ये लाइन भी आप अवश्य लिखिए कि भाषा, बिंब, लय तीनों का मणिकांचन संयोग इस कविता में मिलता है। ये लाइन तो आप कविता के किसी भी छंद में, इस कविता के किसी भी छंद में आप विशेष में लिख सकते हैं। व्याख्या के बाद विशेष लिखते हैं ना, उसमें भावार्थ में आप ये लाइन लिख सकते हैं। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र न बनकर भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप का एहसास कराता है। राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सिल, स्लेट या लाल खड़िया चौक। आपने ये कभी उपमाएं पढ़ी हैं? कभी नहीं पढ़ी। ये पहली बार आपको साहित्य में ये शब्द दिखे होंगे, ये उपमाएं दिखी होंगी। अभी हम पूरी कविता देखेंगे तो आपके समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब हैं, लेकिन इन्होंने अनूठा सौंदर्य भी है। इनमें क्या है? अनूठा सौंदर्य भी है। अब कविता प्रारंभ होती है। प्रात नव था बहुत नीला शंख जैसे। कवि उपमा दे रहा है, क्या बता रहा है कि प्रातः नव था, प्रातः काल की बेला थी, और नव कैसा था? आसमान कैसा था? जैसे बहुत नीला शंख हो कोई। भोर का नव, राख से लिपा हुआ चौका, अभी गीला पड़ा है। कोष्ठक में लिख दिया, अभी गीला पड़ा है। जैसे चौका लगाती हैं गांव की स्त्रियां। पहले कच्चे मकान होते थे तो जैसे पोछा लगाते हैं, वाइपर घुमाते हैं, उसी प्रकार वे मिट्टी और गोबर से उसको लीपा करती थी, मिट्टी के आंगन को, चौके को। तो वो उससे चौका कहा करते थे कि राख से लीपा हुआ चौका। जैसे राख से लीप दिया हो और वो अभी गीला हो, गीली राख बिल्कुल काली लगती है। इसी प्रकार भोर का प्रातःकालीन आसमान भी बिल्कुल काला लगता है। प्रातः नव था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नव राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। और दूसरी उपमा, दो उपमाएं दे दी, नीला शंख और राख से लिपा हुआ चौका, है ना। और अभी क्या कहा? बहुत काली सिल,
जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई। कैसा लग रहा है कि बहुत काली सिल है और उसको किसी ने लाल केसर से धो दिया हो, उस पर लाल केसर पीसी गई हो। ऐसा लालिमा के कारण भोर के समय प्रातःकालीन नव आसमान कैसा लग रहा है, जैसे बहुत काली सिल है कोई और उस पर केसर पीसी गई हो और वो धो दी गई हो, तो उससे लालिमा आ गई। किसकी? सूर्य की लालिमा के कारण बहुत काला आसमान ऐसा लग रहा है जैसे बहुत काली सिल लाल केसर से धुल गई हो, या स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। काली होती है स्लेट और उस पर लाल खड़िया या चौक मल दी हो किसी ने, जैसे लिखा और फिर मिटा दिया, तो वो फिर भी उसकी लालिमा काली स्लेट पर रह गई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सूर्य उदय हो रहा है तो उसकी रश्मियाँ पहले ही आ गई हैं। उस रश्मि रथी की जो रश्मियाँ बिखरी हुई हैं, चारों ओर लालिमा बिखरी हुई है, वो ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने नील जल में, या किसी की गौर झिलमिल देह, या फिर ऐसा लग रहा है अब नीला पानी हो, नीला जल हो और उसमें किसी गोरी स्त्री की झिलमिलाती देह, क्योंकि आसमान में ऐसे कौन झिलमिला रहा है? सूर्य का प्रकाश जब धीरे धीरे सूर्य ऊपर आ रहा है, उसका इतना सुंदर वर्णन कवि शमशेर बहादुर जी ने किया है। मैं बोल रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं गौर से, तो आपके मन में ये सारी बातें स्पष्ट होती दिख रही होंगी, चित्र से खिंच रहे होंगे। ऐसा साक्षात लग रहा होगा कि नीले जल में किसी की देह, गौर देह झिलमिला रही हो, जैसे हिल रही हो, हिलते हुए पानी में जैसे किसी का गौर वर्ण दिख रहा हो, और जादू टूटता है इस उषा का। अब सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है और जादू टूट गया, सूर्य एकदम ऊपर आ गया, तो क्या हुआ? इस उषाकालीन बेला का जादू समाप्त हो गया। जो जादुई लालिमा फैली हुई थी, काली स्लेट जैसा दिख रहा था, या काली सिल जैसा दिख रहा था, या नीले शंख जैसा था जिसमें लालिमा बिखरी हुई थी, अपना जादू बखेर रही थी, वह अब समाप्त हो गया। अब सूर्य निकल आया है। यहीं पर कविता समाप्त हो गई। इसके शब्दार्थ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे ज़्यादा नहीं है और ये सभी आम शब्द हैं, आप भी जानते होंगे, और क्वेश्चन आंसर हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में मैं करवा दूंगी। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने आप करिए, नहीं आए तो मैं करवा दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।